नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। अखिलेश का नया दांव, माता प्रसाद पांडेय को बनाया नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को नहीं, माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सांसद बनने से पहले अखिलेश खुद इस पद पर थे, लेकिन संसद में पहुंचने के बाद अखिलेश ने यूपी की राजनीतिक सियासत को देखते हुए बड़ी चाल चली है। सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा से विधायक माता प्रसाद पांडेय सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में उनका बड़ा रसूख है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में इंद्रजीत सरोज, राम अचल, राजभर और तूफानी सरोज का नाम चल रहा था। हालांकि शिवपाल यादव को ही मुख्य दावेदार माना जा रहा था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने की जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दी थी। अब अखिलेश यादव ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडेय के नाम पर मुहर लगा दी। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बयान जारी किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अलावा कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को उप सचेतक नियुक्त किया गया है। सपा की ओर से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल बनाया गया है। माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे बड़ी वजह सामाजिक समीकरण को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड चला है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 12% से अधिक है। माना जा रहा है कि हाल के लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलितों ने बड़ी संख्या में सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। अग्रणी जातियों के वोट बीजेपी को गए। अब माना जा रहा है कि अखिलेश ने माता प्रसाद के माध्यम से ब्राह्मणों को साधने में जुट गए हैं। गरीबों के आशियाने उजाड़ते योगी के बुलडोजर कब तक थमे रहेंगे? यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी के बुलडोजर राज के शिकार शहरी गरीबों और आम लोगों का जन आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल ले रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शहर के बीच बसे अकबरनगर मोहल्ले के लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के बाद इसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तर्क यह दिया गया कि यह लोग डूबे क्षेत्र के अंदर अवैध ढंग से बसे हुए हैं। इस नाम पर नदी से 500 मीटर दूर तक की बसावट को बुलडोजर लगाकर उजाड़ दिया गया। कुल 1169 घर और 101 व्यापारिक प्रतिष्ठान ढहाए गए। हजारों लोग जिन्होंने सालों साल की मेहनत से अपना आशियाना बनाया था, वे अचानक सड़क पर आ गए। उन्हें वहां से दूर बसंत कुंज में ले जाकर बसाने की बात की गई। दरअसल यह मोहल्ला लखनऊ के फर्नीचर हब निशांतगंज से सटा हुआ है और 1925 के पहले से बसा हुआ था। जाहिर है कि कई दशकों से लोग वहां रह रहे थे और तरह तरह के स्व रोजगार के माध्यम से अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे छोटे बड़े स्कूलों में। वहाँ एक मदरसा भी था जिसमें लगभग 3000 गरीब परिवार के बच्चे तालीम पा रहे थे। सरकार ने वहाँ से लोगों को उजाड़ कर केवल उनके सर की छत ही नहीं छीनी, बल्कि उनकी रोजी रोटी भी छीन ली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छीन ली। वहाँ से दूर शहर के बाहर जिस बसंत कुंज में उन्हें बसाने की बात हो रही है, वहाँ ना तो स्कूल है, ना अस्पताल है, ना शहर से कनेक्टिविटी है। पीएम आवास योजना के तहत बने महज 300 वर्ग फीट के कथित फ्लैट लोगों को लगभग 5 लाख कीमत की किस्तों में भुगतान किए जा रहे हैं। कई पुश्तों से बसा अपना आशियाना उजड़ जाना, अपनी रोजी रोटी, बच्चों की शिक्षा से वंचित हो जाना लोगों के लिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक ड्रामा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नीति आयोग की बैठक में नीतीश के नहीं पहुंचने पर चिराग बोले वे अस्वस्थ थे इसीलिए नहीं आए। हाजीपुर पासवान चौक स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्वस्थ थे, इस कारण से नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना जरूर पता है कि राजनीतिक कॉरिडोर में विपक्ष के द्वारा इसका मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की वजह से बैठक में आना संभव नहीं हुआ है। लेकिन जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वहां मौजूद थे। जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, वह अपने राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के मजबूत प्रतिनिधित्व नीति आयोग की बैठक में था। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया है। चिराग पासवान ने कहा कि संवैधानिक पद पर तेजस्वी हैं और उन्हें सदन में जाना चाहिए। तेजस्वी यादव को सदन में नहीं जाना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सोच बिहार के विकास को लेकर है, किसी भी माध्यम से बिहार विकसित राज्य बने। विपक्ष के द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया जिस किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। चुनाव सिर पे, ऐसे में शरद पवार ने मणिपुर की याद क्यों दिलाई? शरद पवार ने रविवार को मणिपुर में अशांति के समान महाराष्ट्र में संभावित हिंसा के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसे हालात हो सकते हैं। नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पवार ने कथित तौर पर मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 1 साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की।
शरद पवार ने कहा, यह मणिपुर में हुआ, यह पड़ोसी राज्यों में भी हुआ, यह कर्नाटक में भी हुआ और हाल के दिनों में चिंता है कि यह महाराष्ट्र में भी होगा। सौभाग्य से महाराष्ट्र में कई दिग्गजों की विरासत है, सद्भाव और समानता को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेताओं को धन्यवाद देते हुए एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सीनियर पवार ने बताया, मेरे साथ किसी की बातचीत में मणिपुर का उल्लेख किया गया था। देश की संसद में इस पर चर्चा हुई। मणिपुर की विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग हमसे मिलने दिल्ली आए और जो तस्वीर उन्होंने हमें दिखाई उससे क्या पता चला। उन्होंने हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह देखते हुए कि मणिपुर में जो समुदाय पीढ़ियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, वे अब एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। राज्य की जिम्मेदार पर रोशनी डालते हुए पवार ने कहा कि राज्य को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, एकता बनानी चाहिए और कानून व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज के शासकों ने इस पर नज़र तक नहीं डाली। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। 11 दिन बाद मोबाइल इंटरनेट बहाल, छात्र समूह की चेतावनी, नेता रिहा नहीं हुए तो फिर करेंगे प्रदर्शन। बांग्लादेश में 10 दिनों के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार को लेकर देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके मद्देनजर अफवाहों को फैलने से रोकने के मकसद से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। दूसरी तरफ छात्र समूह ने चेतावनी दी है कि अगर उनके नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू किया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान घोषणा की कि मोबाइल इंटरनेट संपर्क बहाल होने के बाद 3 दिनों तक सभी उपयोगकर्ताओं को 5 GB इंटरनेट डाटा मुफ्त दिया जाएगा। मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे बहाल कर दी गई। खबरों में कहा गया कि ढाका में रॉबी, ग्रामीण फोन, बांग्ला लिंक और अन्य ऑपरेटरों के यूजर्स को ने दोपहर 3 बजे के आसपास अपने यूजर से कहा कि वे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने 18 जुलाई को देश भर में हिंसा बढ़ने के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था। द डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पलक ने कहा कि यह फैसला देश में मौजूद संकट के मद्देनजर और सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के सदस्य अब्दुल हन्नान मसूद ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, समूह के प्रमुख नाहिद इस्लाम और अन्य को मुक्त किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ मामले वापस लिए जाने चाहिए, अन्यथा भेदभाव के खिलाफ छात्र सोमवार से सख्त विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। यूपीएससी कोचिंग सेंटर के मालिक कोऑर्डिनेटर हिरासत में, छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली के कोचिंग सेंटर की एक इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा के 3 उम्मीदवारों की मौत हो गई। यह घटना ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव IAS स्टडी सर्कल में हुई। घटना को लेकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राव IAS के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया है। रविवार की सुबह बचाव अभियान पूरा होने पर पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बीच दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पूरे शहर में कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चलाकर बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटरों में पानी भर गया था। रिपोर्टों के अनुसार भारी बारिश के दौरान नाला फटने से सेंटर में पानी भर गया था। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को PTI से पुष्टि की कि उन्हें शाम करीब 7 बजे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान के लिए 5 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गोताखोरों को भी तैनात किया गया था। PWD मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को शनिवार की घटना पर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मौत का कोचिंग सेंटर, सुरक्षा ताक पर रखकर चल रहा जानलेवा कारोबार। सकरी गली में तारों का मकर जाल। सकरी गली तारों का मकर जाल, खिड़कियों का कुछ अता पता नहीं, बिल्डिंग पोस्टरों से पटी है, सुरंगनुमा रास्ता, बेसमेंट में ठसाठस भरी कुर्सियां, रोशनी का नामो निशान नहीं है, छोटे छोटे डेस्क लगे हैं, उसके ऊपर लॉकर, दाएं बाएं में भारत और दुनिया के नक्शे टंगे हुए हैं। यह नज़ारा है ओल्ड राजेंद्र नगर में घटनास्थल के कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित उषा लाइब्रेरी का। आलम यह है कि कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आपातकालीन निकासी द्वार भी नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षा के भी कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते हैं। यहाँ न अग्निशमन यंत्र दिखा, फर्श से पानी निकल रहा था और इसी से कुछ छात्र अपना सामान समेट रहे हैं।
छात्रों ने बताया कि फर्श पर पानी रिसने की शिकायत वह कई बार कर चुके हैं, उसके बावजूद लाइब्रेरी संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। छात्रों का कहना है कि फीस दे दी है, अब जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करना मजबूरी है। यह कहानी सिर्फ एक कोचिंग संस्थान व रीडिंग रूम की नहीं है। कमोबेश यही स्थिति मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर समेत कई कोचिंग हब की है। ऐसे में तमाम कोचिंग संस्थानों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी लाइब्रेरी या कक्षाएं बेसमेंट में चल रही है। इस घटना के बाद भी कोई कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी संचालकों की नींद नहीं टूटी है। अब भी बेखौफ होकर कक्षाएं व लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। रीडिंग रूम में मौजूद अभ्यर्थी राहुल सिंह कहते हैं कि एक महीने की फीस 2 से 3 हज़ार रुपये है। जिस कमरे में रहते हैं वहाँ 4 लोग हैं। ऐसे में ही रीडिंग रूम ही अंतिम सहारा है। रीडिंग रूम के संचालक दीपांकर कहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली है, लेकिन जब उनके सुरक्षा पर सवाल किया जाता है तो वह कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर रात भर बरसाए रॉकेट, नेतन्याहू बोले हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। गोलन हाइट के फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले से भड़के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसी बीच जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने शनिवार को पूरी रात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट के फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले में 12 बच्चों व किशोरों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल की उत्तरी सीमा पर यह सबसे घातक हमला माना जा रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार किया है। इजरायली सेना ने कहा वायुसेना ने रात भर लेबनानी क्षेत्र के भीतर व दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इनमें जबरीहा, बुरल ए चमाली, वेफा, कफर, रब एल थलीन, ख्याम व तायर हरफा क्षेत्र में स्थित हथियारों के भंडार व आतंकी बुनियादी ढांचे शामिल रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीक ने कहा कि समूह हमले से साफ इनकार करता है। हिजबुल्लाह का किसी हमले से इनकार करना असामान्य बात है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा कि उसके विश्लेषण के अनुसार रॉकेट दक्षिणी लेबनान के चेबा गांव के उत्तर में स्थित क्षेत्र से दागा गया था। नेतन्याहू फिलहाल अमेरिकी दौरे पर हैं। उनके कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अमेरिका से स्वदेश लौट रहे हैं। हालांकि उसने इनका समय नहीं बताया। नेतन्याहू इजराइल पहुंचने के बाद सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करेंगे। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीत देश को पहला पदक दिलाया। निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता। हरियाणा की 22 वर्षीय यह निशानेबाज फ्रांस की राजधानी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही वह खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई। इसके साथ ही मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला और देश ने निशानेबाजी के पदक के लिए 12 साल का इंतजार खत्म किया। मनु, अनुभव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार और गगन नारंग के बाद निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली केवल 5वीं निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक की भयावह यादों को भुला दिया, जहां भारतीय निशानेबाज ने जिन 3 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था उनमें से एक के लिए भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। मनु ने पिछले साल शूटिंग छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस खेल में फिर से दिलचस्पी ली। मनु भाकर ने रविवार को फाइनल की शुरुआत बहुत आत्मविश्वास के साथ की। मनु भाकर की निरंतरता ने सभी महिलाओं को प्रभावित किया और वे 8 महिलाओं के फाइनल में शीर्ष 3 से बाहर नहीं हुई। कोरिया की ओह ये जिन ने 243.2 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड है। कोरिया के लिए यह 1-2 रहा, क्योंकि जिम येजी ने 241.3 के कुल स्कोर के साथ रजत पदक जीता। राहुल गांधी ने इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत को अपना पहला पदक जीतते देखकर गर्व हुआ। कांस्य पदक जीतने वाले मनु भाकर को बधाई। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज। हमारी बेटियों ने हमें एक शानदार शुरुआत दी है, आगे भी बहुत कुछ होगा। प्रशांत किशोर जन सुराज को राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अब आधिकारिक रूप से उतरने वाले हैं। कभी खुद को वर्तमान तो कभी पूर्व चुनावी रणनीतिकार बताने वाले किशोर ने रविवार को पटना में कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जन सुराज अभियान एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ जाएगा। उनकी पार्टी की नज़र अगले साल विधानसभा चुनाव पर है और वो हर सीट पर चुनाव लड़ेंगी। किशोर ने रविवार को पटना में जन सुराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला में किशोर ने कहा पार्टी नेतृत्व का मसला उचित समय पर तय किया जाएगा। यानी उनका संगठन अभी तक राज्य स्तरीय नेतृत्व तय नहीं कर पाया है, या फिर वो मुख्य धारा के दलों से निराश या महत्वाकांक्षी लोगों के टूटकर उनके संगठन में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। जन सुराज अभियान की पटना कार्यशाला के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती सहित कई लोगों ने भाग लिया। किशोर ने भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी जागृति ठाकुर के आने का भी स्वागत किया। दिवंगत ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से जन सुराज अभियान चला रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं।
जन सुराज में शामिल होने वाले अन्य लोगों में पूर्व आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी शामिल थे, जिन्हें हाल ही में अनुशासनहीनता के आधार पर विधान परिषद से अयोग्य घोषित करा दिया गया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी शामिल हुए, जिन्होंने भाजपा के टिकट की उम्मीद में आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लोकसभा बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। आनंद मिश्रा हार गए थे और जमानत जब्त हो गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।